नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक बंद दो काज वाला दांव जो चल रहा है उसके मायने क्या है। एक और दुनिया सामने शांति वार्ता का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी ओर हॉर्मुज में ईरानी जहाजों पर कब्जा करके अपनी ताकत की नुमाइश भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर खत्म होने से पहले हॉर्मुज में ईरानी कार्गो शिप टुस्का पर अपने कमांडो उतारकर ईरान के साथ जो विश्वासघात किया है उसने ईरान को अमेरिका पर जवाबी हमले करने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी हमलों की बात हॉर्मुज में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ईरान ने भी मोर्चा संभाला और अपने ड्रोन हॉर्मुज में उतार दिए। ड्रोन के जरिए ईरान ने नाकेबंदी में लगे अमेरिकी जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए और दावा है कि ईरानी ड्रोन हमलों में घबराकर अमेरिकी जहाज हॉर्मुज छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। हॉर्मुज में ईरानी जहाज पर हमले के बाद ईरान ने साफ साफ कह दिया है, स्पष्ट बता दिया है, हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले सभी जहाजों की सुरक्षा अब ईरान करेगा। मॉस्को में ईरान के राजदूत काजेम जलाली ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के आने जाने के लिए नए नियम तय किए गए। इसके तहत जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान के इस रुख से अमेरिका ईरान आमने सामने इस वक्त बताए जा रहे हैं, आमने सामने खड़े हो गए। और हॉर्मुज में ये सब ऐसे समय में हुआ है जब सीज फायर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच लागू सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 42 घंटे बचे हैं। युद्ध विराम खत्म होने से पहले खाड़ी में ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही से पहले की शुरुआत यानी 42 घंटे के बाद खाड़ी में तबाही बेहिसाब होने वाली है। क्या तस्वीर रहेगी और किस तरीके की तस्वीर आने वाले समय में बन सकती है, इसको लेकर के क्या स्थिति है और इस वक्त जो दाव चले जा रहे हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच दूरियां मिटने की जगह बढ़ती जा रही है। दोनों पक्षों से पीस टॉक को लेकर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं। ट्रंप के बयानों के बाद ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए। चलिए जल्दी से आपको बता दें कि ईरान की ट्रंप को दो टूक क्या है, क्या कहा है और क्या कुछ बयान इस वक्त सामने आ रहा है। जल्दी से देखिए, ईरान के ट्रंप को सीधे सीधे मैसेज है, दो टूक शब्दों में कहा है, दबाव में कोई डील बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें अमेरिका के साथ बातचीत शर्तों के साथ ही होगी, इब्राहिम अजीजी की तरफ से कहा गया है। साथ ही आपको बता दें इन बयानों के इर्द गिर्द आपको बता दें ईरान के राष्ट्रीय हित और सुरक्षा पर बातचीत बेहद जरूरी है। बातचीत मसले और मुद्दे यहां सुलझे, पॉजिटिव नोट पर जाए तो दोनों ही पक्षों को प्रयास करने होंगे। ईरान वही करेगा जो उसके देश की सुरक्षा के लिए अहम होगा, जो जरूरी होगा। कॉम्प्रोमाइजल स्टेट में ईरान नहीं जाने वाला है। अब आपको बता दें ईरानी नागरिकों की सुरक्षा और प्राथमिकताएं जरूरी है और मेन कंसर्न सुरक्षा और इस वक्त महफूज रखना अपने लोगों को टॉप प्रायोरिटी है। अमेरिका के साथ पीस टॉक पर फैसला हालात देखकर ही लिया जाएगा। स्थिति जो होगी, यदि ईरान से अगर कहा जाए, ईरान की तरफ से यह स्पष्ट रखा गया है कि नाकेबंदी अमेरिका हटाता है, उसके बाद ही पीस टॉक में जो कि दूसरी दौर की बातचीत है, दूसरे दौर की शांति वार्ता में तभी शामिल हुआ जाएगा। दबाव में कोई भी डील नहीं होगी। ईरान का यह पक्ष रखा जा रहा है और स्पष्ट रूप में इस बात को रखा गया है। और आपको बता दें यहां पर जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है ईरान की तरफ से तो आपने जान लिया, लेकिन ईरान का नया नियम क्या कहता है अब जल्दी से वो जानिए। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा पर नए नियम बने हैं। क्या है वो नियम? ईरान के नए नियमों के मुताबिक हॉर्मुज से जहाज गुजरेंगे, यानी ईरान ही बताएगा कौन से जहाज गुजर पाएंगे, किनको लिमिट किया जाएगा, किनको गुजरने नहीं दिया जाएगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा ईरान सुनिश्चित करेगा, बताएगा, डिक्टेट करेगा कि कौन से जहाज निकल सकते हैं हॉर्मुज से और किनको रोका जाएगा।
अब ईरान का नया नियम तो आपने जाना, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को पूरी तरीके से अपने रिमोट के तहत चलाने का प्रयास ईरान करेगा। हॉर्मूज में जहाजों की आने जाने के लिए नए नियम तय किए गए हैं। आपको याद होगा इससे पहले दफा जब बात हो रही थी तो यहाँ पर पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर जानकारी मिली थी, संसद के भीतर भी इसको लेकर के प्रस्ताव रखा गया था। हॉर्मूज में ईरान ने जहाजों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, इस पूरी कड़ी में जहाजों को हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति किसे दी जाएगी ये डिसाइड ही ईरान करेगा। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि हॉर्मूज पर इस बीच चीन का बयान क्या सामने आया, क्योंकि चीन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प कड़ी है जिसे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी अग्रसर नजर आए। क्या कुछ कहा है? ईरानी जहाज पर कब्जा करना सीज फायर का उल्लंघन है सीधे सीधे। अब समझिएगा, इसके साथ साथ हॉर्मूज को लेकर चीन के बयान में आगे ये मेंशन किया गया कि सीज फायर का पालन करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। ये नैतिक जिम्मेदारी दोनों पक्षों को निभानी होगी, माननी होगी। इनका उल्लंघन सीधे सीधे बड़ा सवाल खड़ा करेगा और ये दुनिया भर के लिए बहुत नेगेटिव खबर रहेगी। हॉर्मूज पर हालात बेहद नाजुक है। ये देखिए, जियाकुन की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई, चीन का प्रतिनिधि कर रहे हैं और इस वक्त हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही बेहद जरूरी है क्योंकि यहां से कनेक्ट होता है 20% दुनिया का व्यापार। अब दोनों पक्षों को हॉर्मूज खोलने पर गंभीरता से सोचना बेहद जरूरी है। ये समझ लेना जरूरी है कि इस वक्त हॉर्मूज में जो तनाव है वो इस वक्त जो नजर आ रहा है, क्या आने वाले भविष्य में बड़ा संकट का विषय होगा। अब जल्दी से आपको बताते कि हॉर्मूज खोलने पर ईरान का रुख क्या है। ईरान कौन कौन सी कंडीशंस रख रहा है जिन पर अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर कर रहा है, जानिए जल्दी से। हॉर्मूज पर कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने बहुत क्लियर कह दिया है, ये स्ट्रेट, ये जल डमरू मध्य, ये ईरान का है और ईरान इस पर अपना काबू हमेशा रखेगा। इसको हटाने वाला कोई भी देश कितनी ही दमखम लगा ले, सुपर पावर कोशिश कर ले, वो नहीं हट सकता। हॉर्मूज पर कंट्रोल ईरान का अधिकार है, ये राइट है। राइट क्लेम करते हुए अजीजी नजर आए। ईरान तय करेगा हॉर्मूज से कौन गुजरेगा, कौन रोका जाएगा, कितना टैक्स वसूला जाएगा। ईरान की इजाजत के बिना कोई हॉर्मूज पार भी नहीं कर सकता। यानी कि सीधे सीधे तेहरान की सरकार ही डिसाइड करेगी, IRGC डिसाइड करेगी वहां से कितने जहाज निकलेंगे। अब हॉर्मूज पर कंट्रोल कानूनी रूप देने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, इसे अजीजी इस पर्सपेक्टिव पर दुनिया को दिखा रहे कि इसे भी नियमों के तहत किया जाएगा। नियम तय भी ईरान करेगा, नियमों का पालन भी ईरान करवाएगा। अब हॉर्मूज पर संसद में एक बिल भी लाया जा रहा है। बिल में तमाम नियम रहने वाले हैं और आपको बता दें, समुद्री सुरक्षा के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर अधिकार तय किए जाएंगे। अब समझिएगा, समुद्र में कितना अधिकार ईरान का है, इस स्ट्रेट पर कितना है, इन नियमों को इसमें तय किया जाएगा। हॉर्मूज में ईरानी सेना नए नियम लागू करेगी। अब ये पक्ष जो है इसमें स्पष्ट रूप में रखा गया है और स्पष्ट रूप में इस बात को समझा जा सकता है इसके बाद कि 42 घंटों का जिक्र हो रहा है। समय बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी सीज फायर कितना टिकने वाला है, ये टेम्पररी माना जाए, परमानेंट माना जाए, दूसरे दौर की वार्ता होगी, नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, क्या होने वाला है समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन VN झा सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। मेजर मोहन कुमार जी हमारे साथ कनेक्ट है। मेजर विराट मिश्रा भी हमारे साथ कनेक्ट है और रोहित शर्मा जी, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का तहे दिल से स्वागत है। सवाल मेरा झा सर आपसे शुरुआत कर देती हूँ। जय हिंद सर। सबसे बड़ा सवाल यह कि 42 घंटे बाद में होने क्या वाला है। पहले तो हमने देखा था डेडलाइंस पर डेडलाइंस, अल्टीमेटम्स पर अल्टीमेटम। अब ये हॉर्मूज को लेकर ईरान ने जो पक्ष रखा है दैट इज वेरी अग्रेसिव। अब इस अग्रेशन के साथ अगर पीस टॉक के लिए आगे बढ़ते हैं दोनों पक्ष, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें सुधरेंगी। जी रितु जी, देखिए आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया हुआ, वेरी एग्रेसिव। मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद एक डिफाइंड अप्रोच है ईरान का, क्योंकि अगर ईरान जो भी सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अगर ईरान ने अपना पक्ष रखा था और अमेरिका ने अपना पक्ष रखा था, तो दोनों को ये जो चोक है, जो जो एक गला दबाने का कोशिश था हॉर्मूज पे, उसको रिलैक्स करना चाहिए था। और वहीं अमेरिका शायद वो
वहां पे वो गलती कर गया है, चूक कर गया है, क्योंकि उसने अपना जो चोक था वो कंटिन्यू रखा। हम्म। और उसी का नतीजा हम ये देख रहे हैं कि पहले के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जितने भी शिप निकलने की कोशिश की, उसमें से ज्यादातर को बुला लिया गया वापस। अभी 3-4 दिन पहले जो अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम्म। उन्होंने एक मीडिया अपना बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि उनका जो ब्लॉक है, हम्म। ब्लॉकेड वो 100% है। हम्म। तो फिर वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, फिर सीज फायर कहाँ पे है? हम्म। और उस सबों के बीच में अभी आज अगर वार्ता होनी थी, और कल आपने ईरानी जहाज के ऊपर में अपने कमांडो उतार दिए हैं, तो ये दिखाता है कहीं पे संजीदगी की कमी नहीं है। और एक अक्खड़पन जो 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 अमेरिका दिखा रहा है, वो चीज कहीं दिख रहा है कि जब आप सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जब वार्ता के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे सीज फायर एक्सटेंड होने की बात है, ईरान पहले से ही आपको कह रहा है कि ये कैसा आपने सीज फायर रखा है जहाँ पे कि किसी को आप हॉर्मुज से बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं, ब्लॉकेड आपने जारी रखी है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आज के दिन में लगता है कि अगर ईरान नहीं आया वहां पे, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम उसको तबाह कर देंगे, एक एक सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। सिविलाइजेशन तो अमेरिका खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, वो फिर से युद्ध छेड़ सकता है, और युद्ध छेड़ने से ईरान की फिर से हानि होगी। लेकिन ईरान की अब बात आ गई है कि उनकी आन पे, उसमें उनका स्वाभिमान पे, और उनकी जो रक्षा जो जो प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर में आघात पे, वॉर हम्म। पे। तो इस दोनों के बीच में ईरान को भी चूज करना है। अभी अगर बिल्कुल वो अपना कोई डेलीगेशन नहीं भेजता है, तो हाँ। सीधा सीधा अमेरिका को किरकिरी दिखाने के लायक होगा। तो हम्म। आने वाले घंटों में आपको पता चल तो जाएगा कि उन क्या है। बयानबाजियों का क्या असर, जिन बयानबाजियों पर इस पूरी जंग में भूमिका सेट हो रही है, उनका क्या, वो क्यों दिए जा रहे हैं फिर? अगर इसी तरीके से आगे रुख रखना है तो इन बयानबाजियों का आप आधार क्या समझ रहे हैं? रितु जी, अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी का क्या करें? वो आज के दिन में एक चीज कहेंगे और आज ही शाम में वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे। तो इसके ऊपर में चर्चा तो करना शायद बेमानी होगी, हम लोगों को अपने आप को धोखा देना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो कि आज मतलब पिछले पिछले सेंचुरीज से हम्म। पूरे वर्ल्ड का सबसे सुपर पावर रहा है। हम्म। और वो जब उसका प्रेसिडेंट जब इस तरह की हरकत करता है, उसने अपने ही लोगों को बिल्कुल अपने से नाराज कर दिया है। नेटो आज के दिन में डिफंक्ट पड़ा हुआ है, यूरोप से जो जितने एलाइज थे उसके, वो सारे अलग हो गए हैं। आज कोई अमेरिका के साथ में खड़ा रहना नहीं चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। अब वो चीज नहीं रहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज कह के नकार दें, उसको हम बरी कर दें कि वो पॉलिटिशियन नहीं था। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक काल पूरा का पूरा प्रेसिडेंट का काल व्यतीत किया हुआ है, और उसमें उसने वो सारी चीजें सीखी होगी। और अगर नहीं सीखा है, तो फिर वो बेकार का प्रेसिडेंट है, फिर वो वर्दी नहीं है अमेरिका के प्रेसिडेंट होने लायक। तो ये सब चीजें देख के चलिए। तो इसीलिए वो जो बयानबाजी करता नहीं है तो वो अपने ही धमकियां पाँव में डोनाल्ड कुल्हाड़ी ट्रंप दे रहे हैं और फिर उसके बाद सवाल मुस्तफा खामनेई पर या ईरान पर कर रहे हैं कि ईरान के नॉट ब्लैकमेल अस। अब मुझे ये बताइएगा, हमारे साथ और भी खास मेहमान कनेक्ट है, उनका एक एक करके रुक करती हूँ और एक ओपनिंग कमेंट, उसके बाद आप लोग ओपन है अगर काउंटर भी करना चाहें तो। मेजर मोहन कुमार हमारे साथ कनेक्ट है, माफ कीजिएगा मोहन सर। ये मुझे बताइएगा कि ये धमकियों का जो दौर है, चाहे ईरान के लिए हो या अभी एक स्टेटमेंट जो सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के नॉट ब्लैकमेल अस, ये कितना ज्यादा, कितना इंटेंसिटी है इसके अंदर, इस पे कितना भरोसा किया जाए? ब्लैकमेल कौन कर रहा है, वी ऑल नो। ऋतु जी, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बेस लाइन है, जो बॉटम लाइन है, इन बातचीत का जो बॉटम लाइन है वो बहुत ही ब्राइट है। और मेरे ख्याल से दोनों ही पक्ष बड़ी संजीदगी के साथ बातचीत कर रहे हैं। मसले ज्यादा मुश्किल हैं, शायद इसलिए आपको लग रहा है कि ये टाइम ले रहा है, या इस तरह की छुटपुट की कुछ घटनाएं हो रही हैं। ओके। मैं इस चीज में आपको थोड़ा सा 1-2 दिन पहले जब आप इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई थी उसके ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, इस्लामाबाद में कौन कौन अमेरिका की तरफ से प्रेजेंट कर रहे थे। जेडी वांस है, उनके वाइस प्रेसिडेंट है, एंड ही इज द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑल्सो, और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी है आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे रिपब्लिकन्स के हैं। लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो जेडी वैंस हैं,
unlike other leaders of Trump administration, he is the most plausible face, I can say. वो अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और वो एक्सेप्टेबल है दुनिया भर में। और ईरान ने भी ये इंसिस्ट किया था कि मार्कोस को ना भेज के जेडी वांस को भेजा जाए वहाँ पे, जो कि जेडी वांस दो ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं या बट हाउ कोलीग हैं। डज इट मेक अ डिफरेंस? मुझे तो ये जानना है, डोनाल्ड ट्रम्प का ये भी तो पक्ष में आया था कि ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, यूरेनियम एनरिचमेंट पर क्लियर कर देता है चीजें तो वो भी जाएंगे शांति वार्ता में। तो कौन प्रतिनिधि जा रहा है? इज दैट इवन अ मैटर ऑफ कंसर्न? रितु जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका अपने इस सीज फायर के लिए कितनी संजीदगी है, मैं उस बात को बताना चाह रहा हूँ। प्लीज किसी देश का वाइस प्रेसिडेंट जो है, और वो भी मोस्ट एक्सेप्टेबल फेस है, वो है। साथ में जैरेड कुशनर साथ में आए थे, जो कि ट्रम्प के सन इन लॉ हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ट्रम्प का अपने सन इन लॉ में बहुत ज़्यादा यकीन भी है। और तीसरे जो हैं विटकॉफ हैं। विटकॉफ जो है वो शुरू से जितनी भी ईरान के साथ वार्ताएं हो रही थी इस जंग से पहले वाली बातें में, उसमें सब में इन्वॉल्व थे और ये ऑलमोस्ट एक नतीजे पर पहुंच चुके थे। वो अलग बात है कि शायद फॉर वट एवर रीजन, मैं उन चीज़ों की डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूँगा। कभी उन बातों पे अगर चर्चा करेंगे तो मुझे खुशी होगी वो बातें डिस्कस करते हुए। तो मेरे ख्याल से रितु जी, जो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ ये बहुत ही अच्छा माहौल है और ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, इनको बहुत सीरियस नहीं लेना है। और ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन और अमेरिकन्स आर नोन फॉर देयर बिजनेस। तो कभी भी अमेरिकन जो है ये किसी दबाव में आके, इवन अगर वो किसी प्रेशर में हैं भी, वो ये कभी भी डिस्प्ले नहीं करेंगे कि वो किसी भी प्रेशर में है। और वो हमेशा दूसरी पक्ष के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। और वो ये आज से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, अमेरिकन्स ने हमेशा अपनी टर्म्स डिक्टेट करी है। अब मुझे सवाल विराट सर से पूछना है। विराट सर, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होती है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम या जो रेजिम चेंज की दृष्टि से डोनाल्ड ट्रम्प का रुख था उसके तहत हो सकता है। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखिए, एवरीथिंग इज अंडर द सर्कल ऑफ हॉर्मूज, तो क्या हॉर्मूज ही वो एपिसेंटर बनने वाला है वो विश्व युद्ध 3 का? देखिए रितु जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हॉर्मुज वो चोक पॉइंट है जिसका इस्तेमाल कर रहा है ईरान इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें अमेरिका को रोक के रखने के लिए, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करी। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो पूरा ईरान ने अपना चलाया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लिमिट्स की बात होगी, हो सकता है इस पूरे डिस्कशन में, कि कितनी हम आपको न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो आपके पास पहले से रखी हुई है उसको मेंटेन करने दें। और ये भी बात चल रही थी, अमेरिका चाह रहा है कि वो पूरा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पूरा ट्रांसफर हो जाए अमेरिका को, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। उसके अलावा IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके इंस्पेक्शंस का डिस्कशन हो सकता है इसमें, कि हम आपको अलाउ करेंगे अपने देश में आना नहीं आना। ये सारी चीजें देखिए, अभी मेजर मोहन कुमार सर ने ये बात बोली बिल्कुल क्लियरली कि दोनों ही देश आपस में बात तो करना चाहते हैं, पर जो इनके बेसिक जो पॉइंट्स है, जो फंडामेंटल्स है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मतभेद है, थोड़ा ज्यादा ही मतभेद है। उसकी वजह से ये पूरी चीजें जो है वो सामने पटल पे रखते तो हैं, पर उस पर पिछली बातचीत में भी नतीजा नहीं निकला। थोड़ा सा हमें और इंतजार करना होगा। मेरा भी ये मानना है कि दोनों ही देश चाहते हैं कि अब ये सिलसिला जो है लड़ाई झगड़े का ये खत्म हो, और अपने अपनी तरफ से दोनों जंग को डिक्लेयर कर देंगे कि हम जीत गए। दोनों ही लोग, दोनों ही पक्ष अपने देश के लिए, जो जिसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जैसे चलाए जाते हैं ना, कि आप कहते हैं कि मैं जंग जीत रहा हूँ, वो कहते हैं मैं जंग जीत रहा हूँ, और दोनों ही देश अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, अपने ऑडियंस जो है, अपने जो सिटीजन्स हैं, उनको ये बताने में लगे रहते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, और हमारे अपने राष्ट्रीय हित जो है, चाहे ईरानी राष्ट्रीय हित हो और चाहे अमेरिकी राष्ट्रीय हित हो, उनको हम बचा के संवार के चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोनों ही पोस्चरिंग चल रही है। आपने कल देखा कि जो शिप थी जो ईरान की आ रही थी चीन की तरफ से, उसके ऊपर भी हथियार लिया अमेरिका ने, उसको सेंट्रल कमांड ने उनकी। तो ये सारी चीजें पोस्चरिंग चल रही है। ईरान भी लगातार बयानबाजी कर रहा है कि हम आपकी शर्तों को मानेंगे तभी जब आप ये जो अपना नेवल ब्लॉकेड है इसको तोड़ेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सब पोस्चरिंग चल रही है, और उसी में आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में लेबनान और
इनकी भी बातचीत हुई है। यानी आप इजराइल कह की। रहे हैं तो इसमें हो एक सकता है रंग दिया जा रहा है उसे, जिस तरीके से जिस ढंग से मोल्ड करना चाहते हैं वो कोशिश वही कर रहे हैं। रोहित सर, मुझे ये जानना है आपसे कि जो बड़े देश हैं जो कि सुपर पावर की रेस में खुद को बताते हैं, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स जैसा सुपर पावर है ही, वो भी समय समय पर प्रैक्टिस करता आया है, अपने पावर को दिखाता आया है। रशिया की बात कर ले, जो ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, क्या ये जो कंट्रीज हैं इन्हें शांति चाहिए भी असल मायने में, या सिर्फ और सिर्फ इनका राष्ट्र हित है, कुछ समय के लिए स्ट्रेटेजिकली इन्हें मूव करना होता है तो सीज फायर कर लीजिए या रोक दीजिए, अब मंसूबे पूरे हो गए हैं तो राष्ट्रहित ये कहता है कि जंग रोक दी जाए। इस युद्ध में मुझे तो कोई शांति चाहता हुआ नहीं दिखा है। ट्रम्प चाह रहे होते तो कब का हो गया होता, कोई हाँ। बड़ा काम थोड़ी था। आप बोल रहे हो यूरेनियम उसका छीन लो ईरान का। ये की रिपोर्ट है कि 20 साल तक वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, तो या तो आप IAEA पे भरोसा कर लो या आप अपने ऊपर भरोसा कर लो। ट्रम्प की डेलीगेशन जिसमें JD Vance हैं, जेरेड कुशनर हैं और हाँ वो तीसरे स्टीव विटकॉफ हैं, अमेरिकन एनवॉय टू मिडिल ईस्ट स्टीव विटकॉफ हैं, ये सारे आ रहे हैं इस समय रास्ते में, ठीक है। उधर ईरान बोल रहा है हमारा कोई इरादा ही नहीं बात करने का, तो ये आ क्यों रहे हैं। मैंने बहुत ढूंढा, उनका प्लेन मुझे दिखा नहीं। फ्लाइट ट्रैकर 24 पे मैंने देखा, फ्लाइट ट्रैकर पर उनका प्लेन दिखा नहीं। परहैप्स ट्रांसपोंडर ऑफ करके आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है भाई, वॉशिंगटन से आएंगे तो यूरोप के ऊपर आएंगे तो फिर उसके बाद उन्हें रशिया की ओर वो जा नहीं सकते, वो ईरान के ऊपर से निकल नहीं सकते, तो एक लंबा रास्ता शायद वो इटली से कहीं अफ्रीका में तो कोई घुसेंगे और उम्मीद लग अफ्रीका रही से है आपको ये जो पीस टॉक पार्ट 2 होने वाला है, उम्मीद लग रही है? मैडम कौन सी पीस टॉक? ईरान ने जब बोल दिया हम नहीं आ रहे तो टॉक किससे करेगा ये डेलीगेशन? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई। आज सुबह से पिछले कुछ घंटे में, तकरीबन पिछले 24 घंटे में 3 स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से 3 वेसल्स गए, जिसमें से 2 खाली थी, मतलब तेल नहीं निकल रहा। कल हमला किया गया 2 पर और एक पर डायरेक्ट हमला हो भी गया, कोई टैंकर्स एग्जिट नहीं हुए, ठीक है। और आलम ये है कि IRGC ने अपना अलग लगा रखा है और उसने अलग लगा रखा है। ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और हम चाहते हैं पीस चाहिए, तो आप पीस चाहते थे तो पहले ही इस पे यही दोनों जो लोग आज आप भेज रहे हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इन दोनों ने तो लड़ाई करवाई है, इन दोनों का ही तो पर्सनल एजेंडा था। इन दोनों ने क्या इससे पहले JD Vance नहीं जा सकते थे जब पीस टॉक्स हो रही थी इस वॉर को स्टार्ट होने से पहले? राइट। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं और इन दोनों की वजह से हो रही है, तो इन दोनों को दोबारा क्यों भेजा जा रहा है? वॉर खत्म कराने के लिए कोई और नहीं चाहता। ये दोनों के दोनों यहूदी लॉबी के पार्टी, ये भी क्लियर है। हाथ चला ये सिलसिला जिसमें सीज फायर एक तरफ, दूसरी तरफ हथियार भी चल रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, अपनी जीत को बताया भी जा रहा है दुनिया को। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ कनेक्ट है। अली सर, ये मुझे बताइएगा, हम अगर इस वक्त इस स्थिति को देखें तो एक प्रश्न मेरे मन में ये उठ रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट क्यों बन रहा है, क्यों नहीं विश्वास हो रहा है, या कॉम्प्रोमाइजल स्टेट्स या जो शर्तें रखी जा रही हैं उन पर दोनों जो देश है, दोनों पक्ष है, एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? व्हाई इज दैट अ गैप बिटवीन देम? जी आपका बहुत ही अच्छा है और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ हमारे रक्षा विशेषज्ञ दोनों जिन्होंने बात रखी बिल्कुल सही, मेजर मोहन सर ने और ऑफकोर्स मेजर विराट ने बहुत सही। वीरेंद्र झा साहब के एनालिसिस से मैं बहुत सीखता हूँ सुन के, तो मैं भी सुनने को चाह रहा हूँ। देखिए इसके लिए क्योंकि कहते ना कि अंग्रेजी में कहावत है, वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी कि एक बार आप ट्रस्ट भरोसा तोड़ देते हो इंसान का, टूट जाता है। जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब मुश्किल क्या है, जुड़ता ही नहीं है उसके साथ में। आपने भरोसा तोड़ दिया तो तोड़ दिया। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन 2 चीजें हैं जिसपे रिश्ते कायम है, चाहे रिश्ते कोई से भी हों, चाहे घरेलू हो, चाहे दोस्त से हो, चाहे विदेशी हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन, और यहाँ पर ना ही ट्रस्ट है और ना ही कम्युनिकेशन हो रहा है। ट्रस्ट इसलिए नहीं है, देखिए 4 फरवरी को मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि आपके साथ ही मैं इसी चैनल पे था जब इनकी बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका की, और इन्होंने बोला कि भाई अच्छी शुरुआत हुई है, हमको इसको और आगे बढ़ाना चाहिए इस तरीके से। और उसी महीने में
ये शुरुआत की बात है, फरवरी की शुरुआत की बात है। उसी महीने में फरवरी के आखिर में ईरान के अंदर अटैक कर देती है अमेरिका, इसराइल के साथ मिलके। 28 फरवरी को उनकी लीडरशिप खत्म कर देती है, अयतुल्लाह khomeini उनके डिफेंस मिनिस्टर, IRGC के चीफ, मतलब सबको एक साथ। तो वंस बिटन ट्वाइस शाय, जब इतना आपने भरोसा तोड़ रखा है। चलिए, इस्लामाबाद टॉक्स होती हैं, ठीक है, पीस टॉक्स होती हैं, सीज फायर की टॉक्स होती हैं, बस उसी टाइम पे ईरान फायरिंग शुरू तो कर देता है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब मनगढ़ंत है और सीधे सीधे अगर आपने ये पक्ष रखा है कि अब एक मन में जो एक डोर है, जो गांठ बंध गई है, वापस खुल नहीं पा रहा है। एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ झा सर से मेरा है। झा सर, एक सिचुएशन जब क्रिएट होती है जिसमें ट्रस्ट ब्रेक होता है, या अभी हम ईरान के पक्ष से देखें तो खाड़ी देश या इस्लामिक कंट्रीज जिन्होंने साथ नहीं दिया, जिन्होंने बेसिस दिए, जिनका चर्चा हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं, और हमने जब फर्स्ट जो वार्ता को लेकर के भी तस्वीर दिखाई थी, हम और आप ही बैठे थे, उनमें सवाल भी मैंने पूछा था कि कितनी उम्मीदें इस वार्ता से, तो एक चर्चा हो रही थी मीडिएशन को लेकर। आपने कहा कि इस्लामाबाद वेन्यू मात्र है, मीडिएटरी एस्पेक्ट पाकिस्तान की तरह वर्क नहीं करता। अब इस दफा भी इस्लामाबाद में वेन्यू रखा गया है, आपको क्या लग रहा है, इस दफा कुछ अलग सा देखने को मिलेगा या फिर वही पुरानी तस्वीर, वही हवाई बातें पाकिस्तान द्वारा? ऋतु, लगता है आपके पास में टेलीपैथी है, जो भाई मेरे दिमाग में आ रही थी वो बात आपने रख दी। देखिए, मैं अभी यही चीज़ बताने जा रहा था। सारे लगभग हमारे पैनलिस्ट ने बताया हुआ कि ट्रस्ट की कमी है। देखिए, गांठ जब बन जाती है ना, तो गांठ खोलनी बहुत ज़रूरी होती है, और वो गांठ खोलने वाला कौन होता है? मीडिएटर। और उस मीडिएटर के ऊपर में दोनों पक्षों को भरोसा होना चाहिए। उस मीडिएटर का दोनों पक्षों पे एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि कुछ हद तक वो उनको अपने जो एक हार्ड लाइन है उससे थोड़ा सा अलग कर सके। आज के दिन में मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास में वो हैसियत है, उसके पास में वो शक्ति है कि वो इन दोनों को, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो या इसराइल हो, इन दोनों को अपने हार्ड लाइन से हटा सके। पाकिस्तान के पास में वो हैसियत नहीं है। एक ही कंट्री को वो हैसियत है, और वो दिखा भी चुका है, वो झलकी आपको दे भी चुका है, वो है चाइना। चाइना में दोनों पक्ष के लोग, मतलब एक पक्ष के लोग तो गए हुए, ईरान वहाँ पे गया हुआ, ईरान से बातचीत हुई है। ये जब वार्ता शुरू हुई उसके बाद की बात कर रहा हूँ। और ईरान का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझ लीजिए तो ट्रंप के ऊपर में भी है। तो जब ये दो ऐसे ब्लॉक हैं, ईरान और US इसराइल, जिनको कि पिछले लगभग 79 से उनकी आपस में वार्ता नहीं हुई है, एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट नहीं है। देखिए, आज के दिन में 280 या 285 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से के सिर्फ 3 है ईरान में। माफी के साथ सर इंटरप्ट कर रही हूँ, पिछली दफा आपने मुझे इस पर सवाल भी किया था कि आप बोलने नहीं देती हैं। मुझे सवाल ये पूछना है, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो मेरे को काउंटर क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब आप ये बताइएगा, बीच का रास्ता बनेगा कहाँ से? दोनों ही तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। पेजेशकियान कह रहे हैं कि हम नहीं बात करेंगे जब तक हॉर्मुज को लेकर आप कंडीशंस रखेंगे। हॉर्मुज हमारा है, ईरान का है, ईरान उस पर अथॉरिटी रखेगा हमेशा। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर आप वापस जाएं तो पहले राउंड के वार्ता में उस दिनों भी यही अनसर्टेनिटी थी कि क्या ईरान आएगा या नहीं आएगा। अमेरिका तो चल पड़ा वहां से, क्या ईरान इसमें आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत बड़ी डेलीगेशन, हाई लेवल डेलीगेशन ईरान से आई थी। आज के दिन में ईरान ने कह दिया कि हम इसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहीं पे डिप्लोमेसी का जो एक चीज़ है, जो हम लोगों को आंखों से नहीं दिखती है, प्रत्यक्ष में नहीं दिखती है, कि ईरान ने भी अपने प्लान भी वो लगा रखे होंगे, क्योंकि वो इस तरह से अमेरिका को नाराज तो करेगा, उसको किरकिरी तो दिखाएगा, ये पूरे विश्व को वो ये एक संदेश दे देगा कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमारा इतना नुकसान हो रहा है फिर भी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये वो करना नहीं चाहेगा। हो सकता है एक लोअर डेलीगेशन भेजे, लेकिन भेजेगा जरूर किसी न किसी को। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इन्फ्लुएंसर, अगर चाइना जैसा कंट्री होता जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता, अमेरिका को तो कर सकता है क्योंकि उसको बहुत चीज़ सप्लाई करता है, और ईरान को सब भी इन्फ्लुएंस कर सकता था क्योंकि उसको डिफेंस का भी वो सप्लाई करता है। तो इसीलिए ऐसे कंट्री में अगर बात हो तो आप मान के चलें कि जरूर एक मिड पाथ जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये है कि बाकी जो 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 इन्फ्लुएंसर नेशंस हैं वो सामने खुल के नहीं आ रहे हैं। पिछली बार चाइना ने एक गारंटी दी थी अपने तरफ से,
कि मैं गारंटी लेता हूं कि ईरान जो भी कमिट करेगा वो उसको पालन करेगा, लेकिन ईरान ने तो कुछ कमिटी किया नहीं था, वो वार्ता तो फेल हो गई थी वहीं पे, ये कह के कि नहीं इसमें हमारा कुछ नहीं निकला है। हालांकि बाद में चीजें कुछ आगे आई, लेकिन ये सिर्फ दिखाने वाली बातें थी। तो रितु जी आप ये मान के तो चलिए एक कि सवाल मोहन सर से, मोहन सर ये ऑप्टिकल इल्यूजन तो नहीं है कि हो कुछ रहा है दिखाया कुछ जा रहा है, बैकएंड से कुछ और चल रही हैं चीजें? ऋतु जी, मेरा जो मानना है और मेरे ख्याल से मैं इटरनली पॉजिटिव हूँ इस मामले में को लेकर, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छा हो रहा है और चीज़ें बहुत जल्दी इम्प्रूव होंगी। जितना सर मैं यही आप सोच नहीं यही सकते वाली उससे बात ज़्यादा हमने जल्दी फर्स्ट इम्प्रूव पीस होंगी। टॉक में भी की थी। ऐसे ही हमारा पैनल जुड़ा था, पैनल ने यही कहा ऋतु था जी कि पॉजिटिव नोट पर हो रहा है, लेकिन हुआ क्या इस्लामाबाद में? ऋतु जी, जैसा कि मिश्रा सर और मेजर शाह सर ने भी बोला है, दे आर क्वाइट वेल नोन फॉर देयर एक्यूमेन, इसलिए मैं अब उनकी बात को ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। एक चीज ऋतु जी ये समझ लीजिए, ईरान की में एक वर्ड है, हिंदी में एक वर्ड है, उसको बोलते हैं जिजीविशा। दैट इज जीने की आपके अंदर इच्छा। ओके। तो ईरान जो है वो इतनी पुरानी सभ्यता है और उसकी जो जीने की इच्छा है ना, जो कुछ कर गुजरने की इच्छा है, वो अनपैरेलल है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर वो इजराइलीज अगर चाहें भी कि वो इसराइल की, वो ईरान की इस जिद्दीवेशा को तोड़ देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वाई लेकिन उसका दूसरी उसका बात क्या कारण क्या है, दे रहे हैं आप, उसका कारण क्या समझ रहे हैं? नहीं, ईरान तो अपनी उसके लिए जाना जाता है। वो पिछले 6000 से पहले 6000 पुराने साल पुरानी सभ्यता है। और हिंदुस्तान में अगर हम कहते तो हम तो 5000 साल पुराने हैं, या इजिप्ट को हम कहते हैं 5000 साल पुराने। तो ईरान को तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। अगर कहीं पे अभी तक जो कंटिन्यूटी में है तो वो ईरान है। हाँ। तो पर उन्होंने इसी लड़ने की सभ्यता पर तो क्षमता या कहा था जीने की डोनाल्ड क्षमता। ट्रंप ने पिछली दफा जब उनका ट्रूथ सोशल पर बयान आया था, सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, सभ्यता मिटा देंगे। देखिए ऋतु जी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी आप ये मान के चलिए, उनके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है, और वो दैट इज हायर देन हिमालयस और ओके। माउंट एवरेस्ट। उनके लिए इतना मुश्किल काम है। मैं चूंकि आपका ध्यान थोड़ा सा, अगर ऋतु जी 2 मिनट देंगे, मैं आपका प्लीज ध्यान प्लीज प्लीज। लेने चल सकता हूँ प्रॉब्लम का। एक छोटा सा हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। देखिए, ईरान जो है पिछले 79 ऑनवर्ड, ईरान जो है अपने ऊपर सैंक्शंस को झेल रहा है। लेकिन अगर आप ईरान को विजिट करते, लड़ाई से पहले कभी आपको मौका मिलता, विजिट करते, तो ईरान इज एज गुड एज, इफ नॉट बेटर एज दुबई। उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद अपने ईरान को इतना अच्छा बना लिया है। अभी सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ जब ईरान के ऊपर पिछली बार अमेरिकन या इजराइलीज ने अटैक किया था। इतने छोटे से 8 महीने या 9 महीने के दौरान उन्हें अपने आप को इतना अच्छा तैयार कर लिया कि वो इजराइलीज और अमेरिकन कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए ईरान के, अब ईरान जो है, ईरान इज वेरी क्लोज टू हुती मिलिटेंट्स, हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स, और जो आपका इनका एक होता है वो, विच आई एम मिसिंग द नेम, दैट इज रेजिस्टेंस, जिसको हम हिजबुल्लाह भी बोलते हैं। एक हमास है, हमास हूती। हुती और हिजबुल्लाह। रेजिस्टेंस भी हिजबुल्लाह का ही नाम है एक। आप हूतियों के जिक्र कर रहे हैं क्या सर? हाँ, हुती भी हैं, जी। हिजबुल्लाह, हुती और हमास। अभी ऋतु जी क्या है, ये तीनों जो है दुनिया भर में ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे जाने जाते हैं, और अमेरिकन, इजरायलीज इनसे बहुत परेशान है। टारगेट ईरान नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ, टारगेट है ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको इजराइल कभी कंट्रोल नहीं कर पाया है, और मेरे ख्याल से कर भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरा एंगल है वो है चाइना। चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी, और इंडिया भी उसके आसपास ही है, बट इंडिया का थोड़ा रेपुटेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो अगर ईरान की जो एनर्जी है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आज की डेट में कोई है तो वो चाइना है, और चाइनीज वेपन का सबसे बड़ा मार्केट है वो आज की डेट में ईरान है। ठीक है। तो ये मेड फॉर ईच अदर है। अगर ईरान को कंट्रोल कर सकता है, अगर हॉर्मूज को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रम्प साहब, इसका मतलब वो आज दुनिया के कंट्रोल करेंगे, वो चाइना को भी कंट्रोल करेंगे। देखिए ऋतु जी, इस वॉर का बिगेस्ट बेनिफिशियरी चाइना है, ऑल सेड एंड डन।
एक China सवाल has विराट got- सर से मेरा इसी पर। विराट सर, जो सीज फायर हुआ है ये एक्चुअली में क्या ट्रेलर जैसा नहीं माने हम कि आने वाले बड़े खतरे का संकेत होगा कि सीज फायर हो गया लेकिन उसके बावजूद भी हमले नहीं रुक रहे हैं, या इसे ऐसे ले कि इस पीस टॉक से कुछ ना कुछ हल निकलेगा? उस आपके पास आऊँ एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आपके पास आ रही हूँ। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यूएस को संदेश दिया, अमेरिका हॉर्मूज से नौसैनिक नाकेबंदी हटाए, नाकेबंदी रहने तक बातचीत में शामिल नहीं होंगे। कल इस्लामाबाद में होनी है दूसरे दौर की वार्ता। दूसरे दौर की शांति वार्ता में हिंसा जो है नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की तस्वीर जो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखाया जा रहा है, समुद्र में जो हो रहा है, जो जहाजों के साथ हो रहा है, अगर उस प्रकार की हिंसा हुई जो हमने देखा स्प्रोइंस के द्वारा की गई और टोस्का को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई, अगर वो ही रिपीट होता है तो वार्ता में ईरान इज नॉट गोइंग टू कम और वो इसमें पार्ट नहीं लेगा। विराट सर, सवाल आपसे मेरा ये कि ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं क्या? इसे हम वॉर प्लानिंग के तौर पर देखें या पीस टॉक्स ही असल मायने में इसका मतलब है? ऋतु जी देखिए, इसमें मैम एक दिक्कत वाली बात यह है कि बहुत आसान इसका जवाब है नहीं, और दोनों ही देश, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों देश चाहते हैं कि हल तो हो जाए पर अपनी अपनी शर्तों पे, और वो जो शर्तें हैं वो दोनों में से किसी को भी आपस में मंजूर नहीं हो रही। चाहे वो इनका मिसाइल प्रोग्राम हो जिसको यूएस चाहता है कि अपनी जो मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या है उसको घटाएं, या फिर जो इनके जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हटाएं। आपने कहा भी अभी ये टोस्का के ऊपर कल हमला हुआ है और उसको भी इन्होंने घेर लिया, अमरीकी जो वॉरशिप्स है। तो कहीं ना कहीं देखिए डिस्ट्रस्ट है। अभी अली सर ने भी ये बात बोली कि ट्रस्ट की कमी है, कम्युनिकेशन भी जो हो रहा है वो बहुत ही हॉस्टाइल कम्युनिकेशन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो रही, पॉजिटिव बात नहीं हो रही। पर मेरा ये फिर भी मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो कल ये दोनों देश, ये तीनों देश आपस में बैठेंगे, बातचीत होगी, ऐसा मेरा मानना है और होना भी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया जो है इससे, इस पूरे जो मसला है इससे दिक्कत में है, परेशान है, और कहीं ना कहीं ईरान का भी लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। अब उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जीवन, जो अभी सर ने शब्द लिया ना, मोहन सर ने, कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, उत्कट जिजीविषा जिसे हम कहेंगे, वो बहुत जबरदस्त है कि हम जीना चाहते हैं पर आप हमको जीने के लिए वो जो नेसेसरी कंडीशन है वो आप बनने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी एक कदम पीछे अगर लेते हैं वो, कि ये हम हॉर्मुज पे अभी फिलहाल 2 दिन के लिए आपके जहाज आने जाने देंगे, इसमें कुछ घट नहीं जाएंगे। पर अब ये देखने वाली बात है कि वो एक बहुत ही शातिर चालाक बिजनेसमैन है, वो कितना देंगे, उससे ज्यादा वो लेना चाहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि क्विड प्रो को नहीं है कि हमने आपको इतना दिया, आप उसके बदले में हमको बराबरी का दें। वो ज्यादा लेना चाहते हैं और कम देना चाहते हैं। तो इस पूरे जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये इक्वल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। पर आप कह रहे हैं 1-on-1 नहीं आ पा रहे हैं, एक तरफ से कुछ बयान, दूसरी तरफ से कुछ उसको काउंटर कर रहा है। रोहित सर, ये मुझे बताइएगा सबसे बड़ा पेच फंस कहाँ रहा है और ये भरोसा हो क्यों नहीं पा रहा है, चाहे वो ईरान के केस में हो या अमेरिका के केस में हो? ईरान तो बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका जो शर्तें ईरान ने रखी है वो अमेरिका मानेगा, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। पेच फंस रहा है गल्फ ऑफ हार्मोज पे और स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज पे। अब स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज में पेच कहाँ है? ये है कि एक शिप के पास होने के $1 मिलियन दिए जा रहे हैं, तकरीबन 200 शिप पर डे पास हो रहे हैं, $200 मिलियन, 5 दिन में $1 बिलियन आ जाएगा। तो ऐसे आप देखिए तो महीनों की और सालों की कमाई मोटी, ये कमाई ईरान चाहता है। ऑफ कोर्स उसके पास डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। तो वो डिस्ट्रक्शन का रिकवरी भी चाह रहा है, वो ये भी चाह रहा है इतने साल से मैं उसमें हूँ, इतने साल से मैं सैंक्शंस में हूँ। अमेरिका के दिमाग में ये है कि ये फिर से बिल्डअप करेगा और फिर हमला करेगा, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाएगा, फिर मिसाइल बनाएगा। इसलिए वो उसे ये नहीं चाहता कि ये स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज उसके हाथ में है। ये क्लैश है और इस क्लैश में अमेरिका और चाइना भी घुसे हुए हैं। अमेरिका और चाइना दोनों के दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज ईरान के हाथ में चले जाए। क्यों चला जाए? उनके क्या फायदा है? उनका फायदा ये है कि उनका जब मन करेगा, जैसे बोला जाता है कि स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का वो इंडिया के पास रहना चाहिए ताकि जब लड़ाई हो तो तेल रोक दिया जाए चाइना का। वो गेम वो वहां पे खेलना चाह रहे हैं दोनों के दोनों। मतलब रशिया तो भले ही ना खेल रहा हो, लेकिन चाइना तो पक्का खोल रहा है कि जितना तेल निकलेगा गल्फ से वो सारा हम यहाँ से रोक सकते हैं इन द इवेंट ऑफ अ वॉर। ये गेम यहाँ पे होगा। तो और इस गेम में
मुझे नहीं लगता कि अमेरिका सक्सीड करेगा, क्योंकि ईरान के पास इतने एश्योरेंसेस हैं अभी। तो सीज फायर जो तो दम प्लेन पहले ही तोड़ चुका है ना सर। सीज सीज फायर पहले दिन ही किस बात पहले का दिन ही सीज दम तोड़ फायर? गई थी। हाँ, सीज फायर तो पहले दिन ही दम तोड़ गई थी। सीज फायर में भाई पहले भी, अगर सीज फायर से पहले की बात करें तो 2 दिन में 1-2 हमले हो रहे थे, दोनों लड़ते लड़ते थक गए थे। लेकिन अभी भी ईरान के पास असला बारूद है, और ईरान को आप अंडर एस्टिमेट ऐसे ना करें कि ईरान के पास पब्लिक, शायद गवर्नमेंट्स की सपोर्ट ना हो, पब्लिक सपोर्ट बहुत है। पाकिस्तान में भी, ईरान में तो है ही, आगे इराक में भी है, उसके पास गल्फ में भी है, उसके पास पब्लिक सपोर्ट है। और पब्लिक सपोर्ट से कहीं ऐसा ना हो कि ये रेबेलियंस बन जाए। तो सारे जितने भी वो हैं गल्फ कंट्रीज, सबको ये डर भी है कि हमारे होते हुए ये अगर हो गई तगड़ी वॉर और कहीं पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे। ठीक तो है। इसलिए एक सवाल सब बहुत अलीशा सोच सर समझ के से। काम। अलीशा सर, हम देख रहे हैं इस पूरी तस्वीर में, जंग की स्थिति में हर दिन एक नया फेज आया है, और आपसे मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि इस वक्त जो रेटोरिक्स खेले जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो बयानों के जरिए या एक वॉरफेयर जो मानसिक तौर पर दोनों ही दुश्मन आपस में खेल रहे हैं, वो कहाँ तक जाकर रुकने वाला है? और इस वक्त अगर मैं कहूँ तो क्या ये उलझा कर रखने का प्रयास नहीं है क्या? कि आप उलझाए रखिए, इस्लामाबाद में वार्ता हो रही है, दुनिया को मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आपका बहुत ही इंटेलिजेंट आपने बात करी है जी, और इसकी वजह आपको बताता हूँ मैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद वो श्योर नहीं थे करना क्या है, कैसे करना है। बिना इतिहास का, बिना ईरान का इतिहास जानकर, डेमोग्राफी, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी समझकर चले गए हमला करने के लिए, बिना सोचे समझे, जो जो जल्दबाजी में। तो अब वो हो गए कंफ्यूज कि अब करें क्या, हाउ टू हैंडल इट। आगे जाऊं, वहीं रुके रहूं, पीछे जाऊं, हाथ तो मैं खड़े करूंगा नहीं, तो क्या करूं, कैसे करूंगा। तो अब ईरान जो है वो डट के खड़ा हो गया है, वो जख्मी शेर बन गया है। ईरान और घातक हो गया है। ईरान को और मजबूत कर दिया अमेरिका ने। कैसे? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले ईरान कंट्रोल नहीं करा था जंग से पहले, वो तो खुली हुई थी। आधे जहाज, समुद्री जहाज जा रहे थे, आ रहे थे। ईरान ने दादागिरी अपनी शुरू कर दी वहां पर। ईरान ने बोला भाई हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, हम टोल भी लेंगे। जो अमेरिकी सैनिक बेस से कतर में, तो इतना बहरीन डिफिकल्ट में, क्यों हो रहा है दोनों देशों को उन शर्तों पर मानना या उनका उल्लंघन ना करना? इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों, पहली बात तो ये है, मानने को तैयार है ही नहीं, शुरू से मानने को तैयार नहीं थे। मानने को वो तैयार थे ही नहीं शुरू में। पीस टॉक्स, जो ये शांति वार्ता की बातें, ये तो फॉर्मेलिटी थी, बस ड्रिल थी। वो बस एक पाकिस्तान की छवि ठीक करने की का प्रयास था बेसिकली। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। और जो सीज फायर नंबर 2 टॉक्स ईरान के लिए ये बकवास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका बकवास कर रही है, हम तो नहीं आ रहे। आप हमें पूछा क्या, ऐसे आप कर लो टॉक्स। टॉक्स करने के लिए किससे? पाकिस्तान तो इजराइल को मानता ही नहीं है। ठीक है, एक सवाल मेरा अब- वियन झा जी। सर से रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान इस बीच सामने आ गया है। बयान ये कि बातचीत में हिस्सा लेने के लिए हमारी कोई योजना नहीं है। अमेरिकी रवैये पर ईरान ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अमेरिका का रवैया गंभीरतापूर्ण नहीं है, गंभीरता नहीं दर्शाता। अभी इस सिनारियो में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा है अमेरिका, और जो शर्तें हैं उनमें भी इस वक्त अगर कहा जाए कुछ ओपेक चीजें जो दिख कुछ रही है, दिखाई कुछ जा रही है। वियन झा सर, सवाल आपसे मेरा ये कि जब जब जंग की इस तरीके की स्थितियां होती है, फायदा, नफा, नुकसान, इन तमाम चर्चाओं को लोग करते हैं और हर जगह पर होती हैं, लेकिन इस सिनारियो में सबसे दिलचस्प कड़ी तेल व्यापार और वो स्ट्रेट से गुजरने वाला 20% कारोबार। अब चीन को फायदा होगा या नुकसान होगा, रूस को होगा या नहीं होगा, और जो कंट्रीज है जो कि इन तमाम व्यापारों से जुड़ी हुई हैं उन्हें नुकसान होगा या नहीं होगा, ये एक तरफ। दूसरी तरफ क्या ये देश चाहते होंगे अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझते हुए कि ये जो इस दफा दूसरे दौर की वार्ता हो रही है ये सफल हो जाए, या ये चाहते कि नहीं थोड़ा सा और खिंचना चाहिए?
ऋतु जी, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि ये युद्ध जो है ये थोपा गया है। मतलब ईरान ने कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि अमेरिका आहत हो जाए और उसको रिटेलिएट करना पड़े, इसलिए युद्ध थोपा गया है। और इस थोपे हुए युद्ध में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी आर्म फोर्सेस जो हैं वो काफी उन्होंने मार झेली हुई है। अब आज के दिन में स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कहते हैं ना, वो जो नेक है वो ईरान के हाथ में है। और इसको किसी भी तरह से अमेरिका अभी फिलहाल तो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये जो अब लरक आइलैंड के थ्रू जो इन्होंने अपना रास्ता बनाया है, ये तो उसके आर्टिलरी के रेंज में है। और आप जानते हैं कि आप एंटी ड्रोन सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन एंटी आर्टिलरी सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। वो शेल तो जाके गिरेंगे ही वहां पे। छोटे छोटे बोट्स उन्होंने वहां पे तैनात कर रखे हैं। तो ये जो चीज है, ईरान जानता है कि ईरान के पास में आज ये जो चिकन नेक है वो आ गया है। दूसरी चीज, ईरान ये भी जानता है कि उसके पास में अभी भी बहुत सारे ऐसे आर्सनल्स हैं, खास करके मिसाइल और ड्रोन, जो कि कभी भी अमेरिका को तबाही के लिए उसके मंजर पे ला सकता है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं हुती का लाना चाहूंगा, जिसमें जिस दिन हुती इसमें प्रवेश किया था, उसने एक कमिटमेंट दी थी कि जिस दिन अमेरिका का एक भी जंगी जहाज उनके दायरे उनके रेंज में आया, उस दिन वो उसको डुबा देगा। आपको मैं खबर दे दूं, ये 3 दिन पहले अमेरिका का जो फोर्ट है, आईएनएस फोर्ट, जो पहले मेडिटेरियन में होता था, वो अब रेड सी में आने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि इतने ऐसे मिसाइल्स हैं इसके पास में, हुती के पास में और ईरान के पास में भी, इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक, इंक्लूडिंग लो फ्लाइंग तो मिसाइल्स। बेंजामिन नेतन्याहू वो गुस्साए फूफा की तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं फिर इस वक्त? तो वो शादी में जो होते हैं ना कि बातचीत नहीं करना, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी निकाल देना, वैसे ही थोड़े से अड़ियल टाइप रिएक्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ऋतु इफ आई एम जी, करेक्ट। बेंजामिन नेतन्याहू की जो परेशानी है वो अलग है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ईरान के पास में जब एक बार ये टेक्नोलॉजी आ गई है यूरेनियम को इनरिच करने की, तो ये जब जंग खत्म होगी उसके बाद फिर से वो लगाएंगे वो संवर्धन का जो यंत्र अरे है। तो उनका तो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है ना झा सर। मुझे आप समझ नहीं पाए शायद, सवाल को मैं दोबारा से आपके सामने रखती हूँ। ग्रेटर इजराइल का जो सपना पाले बैठे हैं, उसी के तहत तो उन्होंने जंग भड़कवाई है और अमेरिका को अपने पर्सपेक्टिव दिए हैं। चाहे वो आप एप्स्टीन फाइल का हवाला देकर करिए या कोई भी जो आपने एक कमजोर नब्ज पकड़ी हो डोनाल्ड ट्रंप की, उसके जरिए आपने जंग को थोपा हो, लेकिन आपके ही तो हिडन पर्सपेक्टिव्स और हिडन यहाँ पर चीजें जो आपके इंटेंट है वो नजर आ रहे हैं। तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू इसमें इतना क्यों अड़ियल रवैया अपना रहे? दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक कहा है कि वो अपना ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें ईरान नहीं आता है। उसमें ईरान के प्रॉक्सीज आते हैं, ईरान नहीं आता है। नेतन्याहू की समस्या ये है कि जब एक बार ईरान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, उसके साइंटिस्ट के दिमाग में है, अब ये अमेरिकी संयंत्र है, बॉम्ब्स हैं या इसराइल के बॉम्ब्स हैं, ये दिमाग के जो अंदर में जो ग्रे मैटर्स और व्हाइट मैटर्स हैं, इसको तो तबाह नहीं कर सकते ना। जिस दिन लड़ाई खत्म होगी वो फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा। और फिर उसके तीन महीने अभी तो हूती और हिजबुल्लाह भी धमकाने लगे हैं कि हम बबल मंडप को हाईजैक कर लेंगे इस दफा। एक बड़ी खबर, उसके बाद मोहन सर आपका रुख कर रही हूँ। तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़ी खबर। हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 दिन में 3 जहाज गुजरे। 2 दिनों में सिर्फ एक जहाज तेल लेकर गुजरा है। हॉर्मुज से इस तरीके की तस्वीर जो सामने आ रही है, बीते 2 दिनों में 2 तेल टैंकर खाली लौटे हैं। कोई तेल मौजूद नहीं था, कोई तेल एक्सट्रैक्ट करके जहाज नहीं लेके गए। यानी तस्वीर इस वक्त बहुत क्रूशल है। मोहन सर, ऐसा तो नहीं होने वाला एक नई डेडलाइन मिलने वाली है इस्लामाबाद टॉक के बाद? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट। थैंक यू रितु जी। मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि भी ये डेडलाइन तो डेफिनेटली एक्सटेंड होने जा रही है और ये वार्ताओं का दौर भी एक से ज्यादा बार और चलेगा। मुझे लगता है कि और लंबा भी चल सकता है। लेकिन रितु जी, एक हमको ये जो ध्यान रखना चाहिए कि एक जो पीस एग्रीमेंट है ये अलग है और ये लड़ाई अलग है। ओके। हाँ, इन दोनों को अगर हम मिक्सअप करके देखते हैं, इसीलिए हमारी क्यों सारी सर? नहीं तो प्रॉब्लम्स का पीस टॉक हो किस लिए रही है? लड़ाई के लिए ही तो हो रही है, अलग कैसे है? नहीं देखो रितु जी, कुछ इंटरेस्ट अमेरिका के हैं। अब उसको आप पेट्रो डॉलर में समझ लीजिए या आप उसको
रीजनल हेजेमनी समझ लीजिए। अमेरिकन भी उनका भाई पर्सनल इंटरेस्ट है और वो भी चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर या इस तरह के चाइना के आसपास उनका जो है इन्फ्लुएंस बना रहना चाहिए, उसका भी दो मसला है। ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं है, बहुत सारे इसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स भी समझ लीजिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जो भी जिस तरह की सिचुएशन आजकल बन रही है। ठीक है, तो एक सवाल ये मेरा बातचीत का इसी पर जरिया विराट जी से। विराट सर, अभी जैसा कि सर ने कहा कि हो सकता है कि एक नई डेडलाइन मिल भी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चर्चा तो पीस टॉक को लेकर के साथ साथ ये भी की जा रही है कि सिर्फ टाइम बाइंग कर रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वेपन्स लोड करने के लिए वक्त मांग रहे हैं। देखिए, और वेपन्स लोड ईरानी करने के विदेश लिए मंत्रालय ने तो बहुत क्लियर कह दिया है कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे, हॉर्मूज का कंडीशन सही करिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, नाकेबंदी हटाइए। देखिए ऋतु जी, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि ईरान लगातार कह रहा है कि हम बातचीत के लिए आएंगे नहीं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का बहुत जबरदस्त तरीका है ना। 2 घंटे लगेंगे उनको पहुंचने में पाकिस्तान, वो पहुंच भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये बातचीत कल नहीं होती है और जेडी वैंस और बाकी उनकी टीम पहुंच जाती है और खाली हाथ लौटना पड़ता है बिना बातचीत किए, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ईरान ये नहीं चाहेगा। ईरानी लोग आएंगे, मेरे हिसाब से कल उनको आना चाहिए, पर वो तब तक दबाव बनाए रखेंगे आखिरी 2 घंटे तक कि हम नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं इससे अपनी शर्तों को मनवाने के लिए एक उनके पास एक बड़ा साइकोलॉजिकल, ये मेंटल ऑपरेशन है, जिसको आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं अपनी दबाव देकर बातें मनवाने का काम है। और ईरान लगातार कह रहा है कि आप ये जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड, इसको खोलिए। हो सकता है अमेरिका इस ब्लॉकेड को 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए खोलने के लिए रेडी हो जाए, जब तक सीजफायर है। एक सवाल यहाँ पर मेरे साथ खास मेहमान, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक रिएक्शन पर सारे मेहमानों का मैं जो टेक है वो ले लूँ। हमारे साथ रोहित सर कनेक्ट है। रोहित सर, एक लड़ाई जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चलती है और मेरा पर्सनल इसे जानने में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है ये कि इस्लाम को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप का इंक्लिनेशन है या वो चाहते जो है, जो उनके लिए सोचते हैं, जो उनका पर्सपेक्टिव है इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ गोरों के लिए जो वो इंक्लिनेशन रखते हैं, ये उसका कारण है, ये उसकी वजह है, क्या ये सही है? देखिए, ये रिपब्लिकन पार्टी को पुराने जमाने में, या बोले तो अभी से 30 साल पहले भी WASP बोला जाता था, WASP, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। तो डेमोक्रेट्स जो है वहां पे इस तरीके की पार्टी है जैसे हमारे कांग्रेस है, सबको साथ लेके चलती है। ये जो रिपब्लिकन पार्टी है वो किस तरीके की है, जो कि व्हाइट्स, एंग्लो सैक्सन, प्रोटेस्टेंट्स, उस तरीके के लोगों को साथ लेके चलने की स्टार्टिंग में होते थे। आप ये अपने आप को बताते हैं कि हम सबके, लेकिन इसका इतिहास वैसा रहा है और आज भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई। तब से आज तक अगर बात करें तो अमेरिका में सिर्फ 2 कैथलिक प्रेसिडेंट हुए, जॉन एफ कैनेडी और जो बाइडेन, वरना बाकी सारे प्रोटेस्टेंट्स रहे, और ये प्रोटेस्टेंट हेगेमनी की बात भी करते हैं। तो मुसलमानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप मुखर थे, जो बोलते थे कि मैं मुसलमानों को पसंद नहीं करता। बाकी सारे कौन से पसंद कर रहे थे? सिर्फ तेल के लिए पसंद करते थे। और इस समय ये मुसलमानों के बीच में घिरे हुए, बात भी करनी है मुसलमान से, और बात करवाने वाला मुसलमान तो इनकी अब मजबूरी है, सीधी सी बात। जहां तक बात ये है कि ये क्या मुस्लिम और ये व्हाइट हेगेमनी को लेके चल रहे हैं, आज से नहीं लेके चल रही है, 100 साल से, 200 साल से लेके चल रही है। तो उसको आप ऐसे ना लें, क्योंकि आप बोले तो अफ्रीका में भी दंगे हुए, अफ्रीका में भी जेनोसाइड हुआ, वो रुवांडा का जेनोसाइड था, इन्होंने और यूएन ने उस जेनोसाइड को दबा दिया। हिटलर के जेनोसाइड से 100 गुना फास्ट जेनोसाइड था वो, हिटलर से ज्यादा लोग मारे थे, लेकिन इन्होंने आज तक आपको कोई हॉलोकॉस्ट मेमोरियल नहीं दिखेगा, आज तक आपको ये नहीं दिखेगा कि वहां पे कुछ हुआ है, और कोई इस पर बात नहीं करेगा। इस्लामाबाद की हुकूमत ला पाएगी दोनों को एक पेज पर या एक टेबल पर? अभी थोड़ी देर पहले एक प्लेन लैंड हुआ है जो कि प्राग से आ रहा था, और उसका कॉल साइन था SAM 236। वो लैंड होने के रावलपिंडी लैंड हुआ है। उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेके आया है, लेकिन क्या ये वाइस प्रेसिडेंट को लेके आया? बिल्स अभी तक चुकाए नहीं है पाकिस्तान ने होटल के, अभी क्या करवा पाएगा? इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। वीएन झा सर, पिछले बार जो होटल बुक किए थे, पूरा सेंसेशनल बनाया था इस मुद्दे को, शांति दूत बता दिया था पाकिस्तान ने खुद को,
पूरी चीजों को इस तरीके से हाईजैक रखा था, मीडिया को दूर रखा था, कोई जानकारी टू एंड फ्रो नहीं हो रही थी। वो तो जेडी वैंस की तरफ से एक प्रतिक्रिया आ गई, वरना चीजें क्लियर भी नहीं हो पाती। अगर हम इस पूरे सिनारियो को देखें, अभी आगे कल क्या होने वाला है, एक नई डेडलाइन मिल रही है, या आप प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं कि आगे एक और पीस टॉक का इंतजार करे दुनिया? तो चाणक्य नीति में एक श्लोक है, रक्षको यत्र भक्षकः तत्र किमुच्यते। अब पाकिस्तान अगर रक्षक बन जाए जो कि भक्षक है, तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपका जो एक सवाल था हमारे पिछले पैनलिस्ट से, मैं आपके रिसर्च की दाद देता हूं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप लाइमलाइट में आया क्यों? 2013 का एक उसका ट्वीट है, उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बहुत पहले का, कि द डे आई कम आई विल थ्रो आउट ऑल इलीगल मुस्लिम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। ये उसका ट्वीट था। और वो क्यों ट्वीट किया था? क्योंकि जब जिस तरह से जो जेनोसाइड हुई थी इराक में, जो यज़दीस का कत्ल कर दिया गया था, यज़दीस का जेनोसाइड हुआ था, वहाँ पे आईसिस पनपा था, और वहाँ से बहुत सारे लोग भाग के यहाँ पे आए थे, अमेरिका में आए थे, और वो तबाही मचा रहे थे यहाँ पे। तो अभी तबाही आने वाली है या सुलह होने वाली है? नहीं, देखिए, तबाही तो चल ही रही है, सुलह हो जाए ये पूरा विश्व चाहता है। यही कामना हम भी करते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भारत का कॉल हमेशा से न्यूट्रल रहा है, और भारत कभी भी इस तरीके के क्लैश में विश्वास नहीं रखता है। भारत हमेशा पीस, शांति का समर्थक रहा है, और उसी पर्सपेक्टिव से हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद वाली ये वार्ता भी सफल हो। लेकिन अब होना क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। आप सभी कनेक्ट हुए, अपना पक्ष यहाँ पर रखा, कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया तहे दिल से। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।